Hello students, I am Nagend Pratap Singh, your economics teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to start the new topic and our new topic is will the land sustain. इसका मतलब ये होता है क्या जमीन की उर्वरता क्षमता उपजाऊपन हमेशा ऐसे ही बना रहेगा। तो इसका उत्तर होगा नहीं। यदि हम लगातार केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग करते रहेंगे तो दिन प्रतिदिन हमारी मिट्टी की जो उर्वरता क्षमता है दिन प्रतिदिन घटती जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि ज़मीन एक प्राकृतिक संसाधन है, इसलिए ये अति आवश्यक है कि हमें इसका इस्तेमाल बड़े ही सावधानीपूर्वक करना चाहिए। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अनुसार जो सूचना मिला है उसके हिसाब से आधुनिक खेती के कारण, उनके तरीकों के कारण हम बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, गलत ढंग से उसका प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हमें यह प्रायः कोशिश करना चाहिए कि कम से कम केमिकल फर्टिलाइजर्स का खेतों में हम प्रयोग करें, क्योंकि लगातार केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग करने से हमारी मिट्टी की उर्वरता क्षमता दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और साथ ही साथ जो हम ट्यूबवेल से सिंचाई करने का काम करते हैं उसके कारण ज़मीन के नीचे का जो वाटर लेवल है दिन प्रतिदिन नीचे की तरफ गिरता जाता है। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मिट्टी की उर्वरता क्षमता और ग्राउंड वाटर ख़त्म भी हो सकता है, जिसको संचय होने में अनेक वर्षों लग जाते हैं। इसलिए पुनः मैं इस पाठ के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि हम सभी लोगों को खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर न के बराबर प्रयोग करना चाहिए। इसका एक और भी दुष्प्रभाव होता है कि जो हम फर्टिलाइजर्स खेतों में यूज करते हैं उसका कुछ अंश पानी में घुलकर ज़मीन के नीचे जाकर ग्राउंड वाटर को गंदा करता है और साथ ही साथ जो खेतों से बह के दूसरे जगह नदियों तालाबों में जाता है वहाँ का भी पानी दूषित होता है। नाउ सी द न्यू टॉपिक, दैट इज हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। कि पालमपुर में किसानों के बीच जमीनों का वितरण किस प्रकार है। जैसा कि हम जानते हैं कि केवल पालमपुर में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में जो जमीनों का वितरण है वो बराबर बराबर नहीं होता है, अनफेयर होता है। इस पालमपुर में क्या व्यवस्था थी उसको मैं आपको बताता हूँ कि पालमपुर में टोटल 450 परिवार थे, जिनमें से 1/3 परिवार भूमिहीन थे, अर्थात उनके पास खेती करने के लिए जमीन नहीं था। बाकी 240 परिवार छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पे खेती किया करते थे, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन थी, जिसमें खेती करने से उन्हें पर्याप्त परिवार को चलाने के लिए आय भी नहीं हो पाता था। हम देखेंगे कि उस गांव में चित्र के माध्यम से कि किस तरह जमीनों का वितरण हुआ था। देखिए, अब आपको एक तस्वीर दिखाई दे रहा है, पिक्चर 1.5। इसमें जमीनों का वितरण कैसे किया गया है। देखेंगे कि छोटे छोटे टुकड़े जो हैं जमीनों का बांटा गया है और आधा जमीन जो बड़े बड़े प्लाट हैं, जैसे ये और ये कुछ ही लोगों के पास है। यानी जमीन की अधिकांश भूमि कुछ लोगों के पास सीमित है और आधी भूमि जो बचा है मैक्सिमम लोगों के बीच में वितरित किया गया है, जिसके कारण जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपने परिवार के लिए कृषि के माध्यम से भी पर्याप्त आय नहीं कर पाते हैं। इसको आप पिक्चर के माध्यम से आसानी से समझ गए होंगे। अब देखिए, इसमें जो आधा एरिया है गांव का वह छोटे छोटे
प्लाटों में बटा हुआ है। लगभग 60 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन है। कुछ लोग ऐसे हैं मात्र कुछ लोग जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी अधिक हैं। यानी जमीन का जो अधिकांश हिस्सा है वह सीमित लोगों के पास है, और जो आधा हिस्सा है बहुत सारे लोगों में छोटे छोटे भाग के रूप में बटा हुआ है, जिससे कि उनको अपना परिवार केवल कृषि के माध्यम से चलाने में बहुत दिक्कतें आती हैं। यदि उनके पास कोई साइड बिजनेस ना हो, साइड से आमदनी ना हो, तो फिर उनका परिवार चलाना मुश्किल हो जाता है। सी ग्राफ 1.1 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टिवेटेड एरिया एंड फार्मर्स। ये आप देख रहे हैं, ये टोटल कल्टिवेटेड एरिया है। ये जो बड़ा टुकड़ा देख रहे हैं, जो जमीन का 64% है, ये मात्र 20% लोगों में है। और ये जो छोटा सा टुकड़ा देख रहे हैं जो 36%, वह 80% लोगों के बीच में बटा हुआ है। इससे आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि जो बहुत कम ऐसे किसान हैं जिसके पास बड़े बड़े यानी बहुत ज़्यादा खेत है, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास कम खेत है, छोटे छोटे खेत के प्लाट हैं। इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो जमीनों का वितरण है वो सही प्रकार से नहीं है। नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक, हु विल प्रोवाइड द लेबर। श्रम खेती करने के लिए कौन देता है? जो छोटे छोटे किसान हैं वो अपना खेती स्वयं करते हैं, उसमें बड़ा ही कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। लेकिन जो बड़े बड़े किसान हैं वो क्या करते हैं, तो वो लोगों से, दूसरे लोगों को हायर करके अपने खेतों का काम कराते हैं। जैसे मजदूरी पे बुआई करना है, कटाई करना है, सिंचाई करना है, तो इसके लिए वो मजदूर लगते हैं। और वो मजदूर कौन होते हैं? जो बहुत ही छोटे छोटे किसान हों, जिनके पास बहुत कम जमीन हो, या जिनके पास बिल्कुल ही जमीन न हो, जो भूमिहीन होते हैं। इस प्रकार के लोग बड़े बड़े कृषकों के खेत में जाके काम करते हैं और उससे वो कमाते हैं। आगे देखें, जो खेतों में काम करने वाले होते हैं बड़े बड़े किसानों के खेतों में, तो उनको डेली वेजेस पे रखा जाता है। उनकी रोज काम करते हैं, रोज मजदूरी मिलती है। तो मजदूरी के रूप में कभी कैश भी मिलता है, तो कभी अनाज भी मिलता है, तो कभी कभी भोजन भी मिलता है। यानी उनको काम के बदले केवल 2 वक्त का भोजन मिल जाता है। उनकी जो मजदूरी है वो एक जगह से दूसरे जगह भिन्न होता है। जो फसल होता है, फसलों के अनुसार भी उनकी मजदूरी तय होती है। खेतों में जो अलग अलग काम हैं, जैसे जोताई का काम हो, बुआई का काम हो, कटाई का काम हो, तो कार्य के हिसाब से उनकी मजदूरी तय की जाती है। गवर्नमेंट के हिसाब से जो पर डे वेज है वो 115 है, लेकिन 115 मीन्स 115 रुपये पर डे के हिसाब से गवर्नमेंट देती है। लेकिन ये जो आंकड़े हैं 2011 के हिसाब से, कि उस समय भी पर डे के हिसाब से खेतों में काम करने के एवज में मात्र 80 रुपये ही मिलते थे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ज़मीनों का वितरण कैसे होता था, ज़मीनों का वितरण कैसे था, और जो भूमिहीन थे, छोटे छोटे किसान थे, जिनके पास कम ज़मीनें थीं, उनको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर से नए वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।